नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। कभी ये कहा जाता था कि सभी अपने नौनिहालों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, फिर वो नेता हो या फिर बड़े अधिकारी। साथ ही आम जनता से भी ये कहा गया, लेकिन किसी ने भी अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं कराया। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले परेशान नहीं हैं, लेकिन जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराया, निजी स्कूलों में पढ़ाया, उनके लिए कोरोना काल में फीस देते नहीं बन रही है। तो एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ अभिभावक लाचार। आज इसी पर बात और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो कोरोना और लॉकडाउन के बीच फीस की फांस ने लोगों को हलकान किया है। फीस को लेकर कोई बीच का रास्ता अब तक नहीं निकल पाया। स्कूल वाले पूरी फीस मांग रहे हैं और अभिभावक कह रहे हैं कि जब स्कूल 3 माह से बंद हैं तो वो फीस क्यों दें और कहां से दें। इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पुरी जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जावेद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस। अतुल श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हैं। नंदनी प्रियदर्शनी पाठक, अभिभावक, हमारे साथ है। और साथ ही राजेश पंडित जी, अध्यक्ष अभिभावक संघ, हमारे साथ। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि अभिभावक का कोई एटीएम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बीच का रास्ता निकालने की बात कई बार सामने आई और कई डिबेट्स में चर्चा हमने और आपने भी की, लेकिन यहां रास्ता निकलता दिख नहीं रहा। देखिए, मुझे लगता है बीच का रास्ता ना तो अभिभावक निकाल सकते हैं अकेले, सच्ची बात तो ये, और ना स्कूल के मालिक निकाल सकते हैं, ये भी जान लीजिए जी। और उन दोनों को एक मेज पर बैठालने से भी नहीं निकलेगा। वो अपनी मांग पर अडिग रहेंगे, स्कूल के मालिकान अपनी बात पर अडिग रहेंगे और 2-4-5 घंटा खराब हो जाएंगे और उसमें कोई नतीजा नहीं आएगा। उसमें सरकार का, सत्ता का हस्तक्षेप होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दिनेश शर्मा जी से कि आप कोई राजाज्ञा जारी करो। सरकार का जो नैतिक बल होता है ना, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं कि सरकार का इकबाल, सरकार अपने इकबाल का इस्तेमाल करे। एक वातानुकूलित कक्ष में स्कूल ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाइए, अभिभावक संघों के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाइए और उनके बीच बात करा के अपनी मौजूदगी में एक सर्वसम्मत भुगतान की व्यवस्था पर दोनों पक्षों के दस्तखत लीजिए और उसको प्रदेश भर में लागू करा दीजिए। सरकार राजाज्ञा नहीं निकाले, नहीं तो उसके कोर्ट में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसको अगर सरकार कोई राजाज्ञा निकालेगी तो स्कूल वाले कोर्ट जाएंगे और वो कहेंगे जी सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है जब हम सरकार से अनुदान नहीं ले रहे। वो एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी और बच्चे को कुछ मिलेगा नहीं, उसकी टीसी हाथ में आ जाएगी इतनी लड़ाई में। अब आज मैं बहस इसीलिए लेके आगे बीच का रास्ता क्या हो। 2-3 सुझाव मैं रखता हूं बहस की प्रस्तावना में। पूरी बात ना स्कूल के मालिकों की जायज है और ना पूरी बात अभिभावकों की जायज है। दोनों बातें समझिए। मैं जानता हूं मेरे इस बोलने का रेप्रिकेशन ठीक नहीं होगा। अभिभावक चाहते हैं कि अमिताभ जी कहें कि भाई जो अभिभावक कह रहे हैं वही ठीक है, लेकिन मैं कह भी दूं तो उससे आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। समस्या सुलझे आज मैं उसके लिए आया हूं। एक बीच का रास्ता यह हो सकता है कि जितने दिनों ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरह की शिक्षा नहीं हुई बच्चों की, उतने समय का भुगतान माफ हो। वो घाटा स्कूलों को सहना होगा। जब ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पढ़ाया ही नहीं आपने जितने समय लॉकडाउन में, और मेरे ख्याल से वो कालखंड भी ठीक ठाक है, क्योंकि जब अचानक लॉकडाउन हुआ था तो ऐसा तो था नहीं कि आज लॉकडाउन हुआ कल से ऑनलाइन शुरू हो गया। उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ी। किसी स्कूल के पास ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी। दैट वाज टेक टाइम। अब क्या करें? उसके बाद भारत में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यूएस में, फ्रांस में, जापान में, इवन चाइना में तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके 2 स्ट्रक्चर हैं फीस के। एक ऑनलाइन क्लासेस का फीस स्ट्रक्चर है, एक
परिसर में पढ़ने का फीस स्ट्रक्चर है। जो स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं वो इस बात को उनको स्वीकार ही करना पड़ेगा कि ऑफलाइन वाला ही चार्ज आप ले सकते हैं। ठीक, आप ऑफलाइन वाला चार्ज ऑनलाइन में नहीं ले सकते। और इसके बाद अभिभावकों को यह स्वीकार करना होगा कि जिस विधा में आपका बच्चा पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है तो ऑफलाइन का पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन पढ़ रहा है तो ऑनलाइन का करना होगा। 35-40% मेरे ख्याल से ऑनलाइन का पड़ता है खर्चा, जो बड़े देशों में एक व्यवस्था है उसके अनुसार। तो 100% आप मत लीजिए। और तीसरी बात जो मुझे लगती है बहस में आनी चाहिए, उस पर मैं सबकी राय भी लूंगा, वो महत्वपूर्ण बात यह है, हमको 3-4 चीजें जहन में लेके चलनी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा प्रणाली में बच्चा आएगा तो स्कूल चलेगा, स्कूल चलेगा तो अध्यापक तनख्वाह पाएंगे, अध्यापक तनख्वाह पाएंगे, स्कूल चलेगा तो मालिक को भी कुछ आर्थिक लाभांश मिलता रहेगा। वो व्यवस्था ही अगर आप ध्वस्त कर देंगे निजी स्कूल और अभिभावकों के संघर्ष में, तो सब डूबेंगे। तब क्या करें? तब ये देखिए इस पूरी समस्या के स्टेक होल्डर्स कितने हैं। हम एक स्टेक होल्डर को बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, मुझे संख्या पता नहीं, मान लीजिए 1 करोड़ बच्चा है या 50 लाख बच्चा है जो निजी स्कूलों में पढ़ रहा है, जो भी संख्या हो, तो यकीन मानिए 3-4-5 लाख टीचर और 2-4-5 लाख गैर शिक्षणेतर कर्मचारी भी होगा प्राइवेट स्कूलों में। वो भी एक स्टेक होल्डर है इस लड़ाई में। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही, उसकी भी चर्चा करिए। कोई भी सर्वमान्य समाधान तब तक नहीं निकलेगा, लिख लीजिए मेरी बात, ना स्कूल के मालिकों की हठधर्मी से निकलेगा और ना धरना प्रदर्शन से निकलेगा, जब तक यह तय नहीं हो कि सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखा जाएगा। किसी को भी छोड़ देंगे तो वो हल सर्वमान्य नहीं होगा, और जब सर्वमान्य नहीं होगा तो एक वर्ग धरना बंद कर देगा तो दूसरा शुरू कर देगा। उसमें कौन सी मुश्किल है? अभिभावक कल धरना बंद करे मान लीजिए, फिर एक काल्पनिक बात करो, तो अध्यापक कर देंगे। अध्यापक बंद करेंगे तो स्कूलों के ड्राइवर, माली और बाबू क्लर्क ये लोग कर देंगे धरना। धरना से शिक्षा व्यवस्था मुक्त हो, उसके लिए एक सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सर्व करना होगा। इसलिए मुझे लगा कि एक कोशिश मैं और करता हूं जिसमें सभी पक्षों के जायज हित सुरक्षित रहें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं हो और अभिभावकों पर वह बोझ नहीं आए, उन सुविधाओं का बोझ नहीं आए जो सुविधाएं वो अवेल नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं अभिभावक पक्ष से, राजेश पंडित हैं हमारे साथ, नंदिनी प्रियदर्शनी है, मैं राजेश पंडित के पास चलूंगा। राजेश जी, ये बात भी नहीं चल सकती सब माफ कर दो ना, ये भी नहीं चलेगी। ये धरने में तो चल सकती है, टेबल पर नहीं चल सकती, इस बात को भी समझना होगा। और ये राजनीति का अखाड़ा भी नहीं है स्कूल, ठीक। ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है? कुछ सुझाव मैंने रखे सामने, जिन सुझावों पर स्कूल के ओनर्स, पेरेंट्स और स्कूल में काम करने वाला स्टाफ, तीनों लोग जो सीधे स्टेक होल्डर हैं इस व्यवस्था के, वो सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। 3 बातें बताइए, क्या लगता है आपको? अमिताभ जी, जैसे आपने अभी कहा, तो आपके सुझाव तीनों और भी पैनलिस्ट सुन रहे हैं जी। अभिभावक संघ या और पैनलिस्ट या पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं वरन पूरे देश का अभिभावक जी, निजी स्कूल तो क्या कहिएगा, इन शिक्षा माफियाओं से कितना त्रस्त है ये सिर्फ और सिर्फ अभिभावक समझ सकता है,
यह आपका बहुत बहुत साधुवाद है पूरी मीडिया का और आपका भी कि आप लोगों ने कम से कम हमारी बात उठा रखी है और हमारी बात को आप हमारे पक्ष को रख देते हैं कहीं ना कहीं। ये एक बात। लेकिन अगर बात करें, माफिया पे भी आज बात करने नहीं जा रहे, वो विषय अलग किसी दिन उठाएंगे। मुझे 3 सुझाव पूछे, उतना बताइए। अमिताभ जी जो 3 सुझाव आपने दिए हैं, नहीं, मैं आपसे 3 सुझाव पूछ रहा हूं। मैंने हमारे 3 सुझाव तो एक ही बात में खत्म हो जाते हैं। अभिभावक बहुत त्रस्त है, दुखी है, परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, तो कहां से इतनी भारी भरकम फीस दे, पहली बात। वरना कोरोना काल में लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों वो सोशल डिस्टेंस भी और सबको सारी चीजें टूटती हैं, सारी चीजें होती हैं, बाहर निकलता है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने पक्ष रखा, हम तो कहना चाहते हैं कि कौन आए जो मध्यस्थता करे स्कूल के और अभिभावक के बीच में। और कहां अभिभावक, हम लोग कहां अब मना भी कहां कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि साहब जो जायज बनता है, जो फीस, जो ट्यूशन फीस बनती है, वो देने को तैयार हैं। जो है वही तो दे पाएंगे जी। आप उसमें अभी एक नया चलन आ गया, मैं आपको अब आपने उसमें ऑनलाइन फीस लगा दी, आपने उसमें ई लर्निंग लैब फीस लगा दी। भाई आपके स्कूल की क्लास जो बच्चों की टीचर्स हैं वो मोबाइल पर बैठकर व्हाट्सएप के माध्यम से ही तो पढ़ा रही हैं। इसमें ई लर्निंग लैब फीस कौन सी है? कौन सा आपने किस स्कूल ने लैब लगा दी भाई? ठीक है, रुकना होगा राजेश पांडे, रुकिए। नंदिनी प्रियदर्शनी जी जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। 70 के दशक में नारे लगते थे, हम लोग सुनते थे। वो बातें नहीं पूछ रहा हूं, ना उस भाव में मुझे जाना है आज बहस में। मैं पूछ रहा हूं समाधान कैसे निकले, बीच का रास्ता क्या हो। एक गार्जियन के तौर पर बताइए, बीच का रास्ता क्या हो जिसमें गार्जियन, एक से सुन लो मेरी बात, स्कूल के ओनर का, अभिभावक का और वो स्कूल के टीचर्स का भी, मैं टीचर्स पर बार बार जोर दे रहा हूं, स्कूल के टीचर्स का भी, तीनों का हित सुरक्षित हो। जी बताइए। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जी देखिए, हम एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, जॉब लॉसेस हुए हैं। कई सारे फैमिलीज में आप देखिए तो हाउस होल्ड इनकम जो है वो बहुत कम हुआ है। स्पेशली आप मिडिल इनकम ग्रुप्स को ही देख लीजिए, तो वहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग, जहाँ पे सिर्फ पिता कमा रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे, 2-2 बच्चों को पढ़ा रहे, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स जो हैं उनके मन में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी और एंजाइटी की भावना है। जिस तरह से देखिए प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं, आए दिन वो फीस जो है वो इम्पोज करते रहते हैं, तो ये तो एक तरह से मूल भावना के खिलाफ है। आप आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आपदा में आप गलत अवसर ढूंढ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें उन टीचर्स के बारे में भी सोचना होगा, उस स्टाफ मेंबर्स के बारे में भी सोचना होगा, कर्मचारी के बारे में भी सोचना होगा कि अगर हम फीस पे नहीं करेंगे तो क्या उनके घर का चूल्हा जल पाएगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे, उनके बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उस पक्ष को भी हम लोगों को समझना होगा। तो मेरा कहना यह है कि हम एक कहीं ना कहीं हम बीच का रास्ता निकालें और अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। देखिए, समाज में हम कितने सही या गलत हैं, ये हमारा इस पैंडेमिक के दौरान हमारा व्यवहार तय करेगा। तो मुझे लगता है कि आपसी समझ से और एक आपसी अंडरस्टैंडिंग से दोनों पक्ष बैठें और एक बीच का रास्ता। ठीक नंदिनी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं 2 बातें कह के अतुल भाई के पास चलूंगा। अतुल श्रीवास्तव, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अभी 4 रोज पहले एनसीआर के एक ब्रांडेड पब निजी स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ थे। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं तो और नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, लाला निकाल भी देगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अमिताभ जी आप जानते हो 25% पर सैलरी आ गई, 33% स्टाफ तो हटा ही दिया, जो शेष बचा है उसकी भी सैलरी 25% पर आ गई। बोले अब भूखों मरने की नौबत है। एक तो पक्ष ये भी ध्यान रखना होगा, मैं सारे पक्षों को लिए बिना किसी एक पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं अभिभावकों के पक्ष पे जो उन्होंने मुझसे कहा, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हम लोगों से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, हमसे, अभिषेक मिश्रा से, अमित पुरी से और जावेद अहमद से। उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है, जो इनोवा के लेटेस्ट मॉडल से जिसका बच्चा आ रहा है ड्राइवर के साथ,
वो भी कह रहा है जी कोरोना है, सब बंद है, कुछ नहीं, कोई इनकम नहीं, इतने फीस नहीं देंगे। अब बोले सरकार ने कह दिया, दिनेश शर्मा की अखबार में फोटो आई थी कि कोई फीस नहीं जरूर लगेगी। अब आप समझ रहे ना, उन्होंने कुछ केसेस मुझे दिए, बोले हमने उनसे कहा कि भाई साहब आप तो रहम करो, मान लो जो नहीं दे सकता वो नहीं देगा, आप तो दे सकते हो और ज्यादा भी दे सकते हो, चैरिटी भी कर सकते हो। बोले ना जी वो सबके लिए लागू है, गाड़ी है मेरे पास, इसका क्या मतलब है? ये भाव ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। कोरोना की त्रासदी सबके लिए है। स्कूल में काम करने वाला माली भूखों मर जाए, स्कूल की बस चलाने वाला ड्राइवर और कंडक्टर भूखों मर जाए, क्लर्क भूखों मर जाए, लैब असिस्टेंट भूखों मर जाए, मास्टर निकाल दिए जाएं, ये चाहते हैं क्या हम लोग? जो अभिभावक हैं उनके घरों में भी स्कूल में काम करने वाले लोग हैं क्या? नहीं है? उस मां से पूछिए जो अभिभावक भी है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी है, सैलरी रहेगी 25%, और ऊंची आवाज में बात करे तो तुरंत बाहर गेट से। उसके लिए कौन धरना देगा भाई? कोई देगा कि नहीं देगा? और कोई नहीं देगा तो अमिताभ बच्चन तो बोलेंगे, अच्छी लगे बात तो भी बोलेंगे, बुरी लगे तो भी बोलेंगे, ये जान लीजिए। अतुल श्रीवास्तव, आप लोगों ने भी ऐसी रार फैलाई, ऐसा बवाल क्रिएट करा दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, जगह जगह धरना प्रदर्शन, हाय तौबा मचवा दी, बीच का रास्ता निकालने की इच्छा नहीं। मैं तो ये समझने पर आप कैसे व्यापारी हो? देखिए ये बात कहिए कि हम लोग शिक्षा के जरिए सेवा कर रहे हैं, सेवा कोई नहीं कर रहा, व्यापार कर रहे हैं सब। सीधी बात तो ये है, आप लोग समझदार व्यापारी नहीं है मेरी समझ में। कारोबार चलता रहे तो नफा होने की संभावना हमेशा रहती है। पेड़ पर फल इस मौसम कम आए, अगले में ज्यादा आ जाएंगे, और पेड़ ही काट डालोगे तो फिर क्या करोगे श्रीवास्तव जी? अतुल जी। हेलो जी हाँ मुफ्ती, सबसे पहले तो आप नाइन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम में कोई बीच रास्ते की बात हुई है, सुझावों की बात हुई है, और अमिताभ अग्निहोत्री जी को हम बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। और जन्मदिन पे वो पेरेंट्स और स्कूल को और टीचर्स को तोहफे के तौर पर एक अच्छी दिशा में इस प्लेटफॉर्म को ले जा रहे हैं, बहस को ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हम लोग एक सोल्यूशन पे आना चाहिए, सुझाव पे आना चाहिए, क्या करना है। पेरेंट्स के नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, उनको सैलरी उनकी कम हुई है, उनके बिजनेस सफर किए हैं, इनकम उनकी बहुत बैटली इफेक्टेड हुआ, नो डाउट हम लोग को फुल एम्पैथी है उस पेरेंट्स के साथ और रही है। और हम लोग स्कूल वाले गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत और अपने सुविधा से जो भी इनके साथ छूट हो रहा है, कि हम लोगों ने गवर्नमेंट का आदेश आया कि आप मंथली फीस लेंगे, हम लोग मंथली फीस लेने लगे। कहा ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लिया। उसके बाद ये हुआ कि भाई जो असेक्शन पेरेंट्स है जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम, उनको डिस्टर्ब नहीं करें, उनके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कुछ छूट देंगे, करेंगे। लेकिन हुआ क्या उसमें सर, जो लोगों ने सक्षम असक्षम में, जो सक्षम थे वो भी असक्षम बन गए। जैसा आपने वो कहा कि इनोवा से जी, मैं तो सच्चा उदाहरण बताया भाई, मैं तो लाग लपेट करता नहीं। सर बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो जो सक्षम पेरेंट्स की वजह से ही दिक्कत आ रही है, और जो पेरेंट्स को वास्तव में दिक्कत है उनके लिए हम लोग स्कूल के दरवाजे खुले हैं, हम लोग उनकी एप्लीकेशन मांग रहे हैं, उनको हम लोग रिबेट दे रहे हैं, उनको रिफंड कर रहे हैं, हर तरह के सुझाव देने को तैयार है कि हम लोग भी एक पेरेंट्स रहे हैं, पेरेंट्स हैं, और हमारे क्योंकि हमें टीचर को सैलरी देनी, स्टाफ को देनी, ये बहुत बड़ा इशू है कि टीचर्स को इस मौके पे सपोर्ट करना है स्टाफ को। तो जो सक्षम पेरेंट्स को सामने आना चाहिए, उनको इसका सहारा नहीं लेना चाहिए कि हम जब गवर्नमेंट ने बना दिया है कि सक्षम सक्षम का, तो हम क्या सक्षम बन गए। सक्षम का ये है कि हम पेरेंट्स को स्कूल को एक साथ मिलके नहीं अतुल जी एक मिनट छोड़ो, सरकार क्या कर रही है सरकार जाने।
हम और आप एक बात करते हैं, बाकी को मैं मना लूंगा। आप मेरी बात से अभी यहां सहमत हो जाओ, मैं सारे पेरेंट्स एसोसिएशन को व्यक्तिगत तौर पर मनाने की कोशिश कर लूंगा। सुन लो महाराज, एक ही लाइन की बात है। अरे सुनो भाई, एक बात और ऐड करना चाहेंगे सर यहाँ पे। अरे रुको ना महाराज, दिक्कत जी रुको एक की सेकंड। जो दिक्कत है उसको सरकार को भी समझनी पड़ेगी। अरे सुनो ना भाई, तो ठीक है, आप भी ढपली बजाओ, फिर ये ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद झेलो भैया और मस्त रहो, ठीक है ना। और अगर लोन लेके बनवाया होगा स्कूल तो फिर झेलो। मैं एक सुझाव देता हूं, समझ में आए तो बता दीजिएगा, मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा, मैं मदद करूंगा, अभिभावकों से बात करूंगा, आपको बैठाऊंगा, और कोई रास्ता नहीं, इसमें सरकार की जरूरत भी नहीं। सरकार बैठना चाहे स्वागत। बात तो सुनो भाई, जो निजी पेरेंट्स से परेशान करें, सरकार उनको डायरेक्ट आपको, अरे रुको भाई दादा, अतुल श्रीवास्तव, अरे रोको महाराज खुद को। एक सुझाव देता हूं, आखिरी बात आपसे, फिर अभिषेक मिश्रा के पास चलूंगा। अगर उत्तर प्रदेश के निजी स्कूल के मालिकान इस बात के लिए तैयार हो कि अप्रैल मई जून छोड़ दीजिए, स्कूल एक दिन का व्यवसाय नहीं होता। स्कूल का पेड़ एक लगाता है, पोता खाता है, फिर पोते के पोते खाते हैं, और सब चेयरमैन होते हैं, सब बढ़िया व्यवस्था रहती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। ओम पाठक खोले थे स्कूल 20-22 साल पहले, तब 2 कमरे में था। आज उस स्कूल का रिकरिंग ही मेरे ख्याल, एफडी ही मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ 25 करोड़ का होगा। अब सब सरसब्ज है, मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, सब चल रहा है। और नहीं तो आप भी झेलो भैया, फिर नमस्ते करो। अगर माफ करने को तैयार हो और ऑनलाइन फीस और ऑफलाइन फीस तय करने को तैयार हो, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर मैं दिनेश जी से भी बात कर लूंगा, मैं कांग्रेस से भी बात कर लूंगा, अखिलेश जी से भी बात कर लूंगा, सबको एक मंच पर लाकर एक समझौता करा सकता हूं। आप बात कर लो अपनी उसमें एसोसिएशन में, अगर सहमत हो तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मेरी भूमिका तो कहने भर की है, सो मैं कह रहा हूं। अभिषेक जी, व्यवहारिक होकर कोई चिंतन नहीं करना चाहता। अब 5 तोला की चेन, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूता, और हाथ में 10 अंगूठी है, और इनोवा, उसमें बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, बोले जी वो तो सरकार ने कह दिया पैसा देने की जरूरत नहीं। ये भी गलत है ना। फिर मास्टर कहां जाएगा, चपरासी कहां जाएगा? चपरासी पे कोरोना नहीं है क्या? ये संपन्न अभिभावकों ये क्यों नहीं सोचते कि अगर इस वक्त हम फीस दे देंगे तो जो कमजोर आर्थिक वर्ग के अभिभावक हैं उनकी मदद हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने कहा था कि अमिताभ अग्निहोत्री को गैस की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, क्यों लें? मैंने आज तक नगर निगम के टैक्स में जो छूट मिलती है कि फला तारीख तक जमा कर दो टैक्स में छूट, मैंने कहा हम उससे पहले जमा करेंगे लेकिन छूट नहीं लेंगे, हम दे सकते हैं पैसा। अभिषेक जी, ऐसा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता। अमिताभ जी, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे एंड वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आज आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे पे डिबेट रखी और बहुत अच्छा ये किया कि इसको पॉलिटिकल नहीं बनने दिया। मैं भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ इकोनॉमिक और मेरा सब्जेक्ट है, मेरा कोर्स सब्जेक्ट है, उस पर आपसे बात रखूंगा। एक कैपिटल मार्केट्स में एक एफिशिएंट मार्केट आपसे बात रखूंगा। एक कैपिटल मार्केट्स में एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, जिससे अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो यहां एक बहुत सुंदर पैरेलल ड्रॉ होता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस डिटरमिन करती है स्टॉक मार्केट के रोज के ट्रेडिंग को, कि कैसे किसी शेयर का रेट हम तय करें। कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं। यही चीज यहां पर है। यहां पर स्टेक होल्डर्स हमारे कई सारे, आपने सारे स्टेक होल्डर्स गिनाए, उसमें 1-2 स्टेक होल्डर्स हम और जोड़ दें तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। हाँ है। इसमें एक सलाह मैं देना चाहूंगा जो कि ऑलरेडी देश में लागू है मेडिकल कॉलेजेस के संबंध में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के संबंध में, और जो कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIOS के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कमिटीज के माध्यम से किया जाए तो बहुत इजीली इंप्लीमेंटेबल भी है। मैं आपको स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर दोनों पे बोल रहा हूं। जी। अमिताभ जी, हमें करना यह है एक फीस फिक्सेशन कमिटी अगर हम बनाएं, जिसमें ईच इंडिविजुअल स्कूल की हम उसकी बैलेंस शीट उठा लें। बैलेंस शीट में PL अकाउंट हमें मिल जाएगा, हमें यह पता चल जाएगा उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है,
हमें यह पता चल जाएगा अगर वो उसने लोन ले रखा है तो कितना लोन है, अगर लोन नहीं है तो उसके पास फिक्स डिपॉजिट शायद बहुत सारा होगा। कुछ स्कूल्स आपके लखनऊ शहर में ऐसे हैं जिनके पास 50, 60, 70, 80 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट होगा, उसका इंटरेस्ट ही साल का कम से कम 5 करोड़ रुपए आता होगा। तो हम उसको उसमें से कॉस्ट में से घटा सकते हैं, हम जितनी उसकी सैलरी उसके पेमेंट के लिए चाहिए वो दे सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो दे सकते हैं, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे मान लीजिए अगर किसी ने इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया तो इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है वो देना होगा, फिक्स चार्जेस देने होंगे। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स्ड और वेरिएबल में अगर उसको ब्रेकअप कर ले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ब्रेकअप कर ले तो उतना अगर हम रेशियो निकालेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मुझे लगता है बिटवीन 30 एंड 40% के आसपास का खर्चा आएगा। कुछ स्कूल्स में ऐसा होगा जो बहुत प्रॉफिटेबल है, वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट देख करके ये एनालिसिस की जा सकती है कि ये आपको 2 महीने का 3 महीने का माफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिर्फ इंटरेस्ट रेवेन्यू इतनी है कि आपको कोई लॉस नहीं हो रहा और आप फीस दे सकते हैं, आप तनख्वाहें दे सकते हैं अपने स्टाफ की। और कई स्कूल्स ऐसे होंगे जिसको अगर नहीं हम सपोर्ट करेंगे, अगर फीस नहीं आएगी तो वो अपना लोन की किस्त भी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि नए स्कूल्स हैं, उनके पास 130 बच्चे हैं, उन्होंने बाकी अभी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो बात होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की बहुत अच्छी बात, दोनों ही ऑपरेशनलाइज नहीं हुई। तो अगर हम फीस फिक्सेशन कमेटी के माध्यम से करें तो 30 से 40% का मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर निकल के करके आ जाएगा, और इसका ऑलरेडी एक सिस्टम अवेलेबल है, देश में है, दुनिया के हर देश में। आज आप देखिए दुनिया के हर देश में, मैं अभी यूके की यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा था, यूएस में आपने जब टॉपिक लगाया तो मैंने कहा थोड़ी स्टडी कर लूं पहले, यूएस की यूनिवर्सिटीज देख रहा था, उन्होंने ऑनलाइन मॉडल में अगर आप फर्स्ट टर्म सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं तो रफली अबाउट 30 to 40% की फीस चार्ज कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब अगर हम उसी को एज अ प्रॉक्सी उठाएं, एज अ बेंचमार्क उठाएं, एज एन एजुकेशन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड उठाएं, तो हम वही चीज अपने यहां भी इंप्लीमेंट। बहुत अच्छी बात की अभिषेक जी, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान खींचा है। हम सेकंड राउंड में फिर आपके पास आएंगे, इसको समझेंगे। जी, मैं जावेद अहमद के पास चलूंगा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। जावेद भाई, अभिषेक जी ने जिस बात को स्पष्ट करके सतह पर रखा, जिसका इशारा मैंने हल्का सा किया था, अभिषेक भाई ने उसको बहुत विस्तार से बताया, एक विशेषज्ञ के नाते बहुत सरल बात निकल के आ गई। अब 40 पर जो फीस आप मार्च में ले रहे थे, लंबी कहानी की जरूरत नहीं कि महाभारत हो पूरी, जो फीस आप फरवरी और मार्च में ले रहे थे उसका 40% कर दीजिए। कोरोना काल में झंझट खत्म, जब तक ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन नहीं होता। मुझे लगता है फिर उसमें सबको राजी होना होगा, जो राजी नहीं होंगे वो अलग थलग हो जाएंगे। फिर मान लिया जाएगा कि इनको नेतागिरी करने का शौक है। ये रास्ता ठीक लग रहा है जावेद अहमद? देखिए, सबसे पहले आदरणीय अग्निहोत्री जी, आपको जन्म दिवस की धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं जी। देखिए, निश्चित रूप से ये जो आपने 3 स्टेक होल्डर की बात की, अभिभावक है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है और स्कूल ओनर्स है, इनके बीच में जिस तरीके का मामला है वो स्कूल ओनर्स की थोड़ी सी हठधर्मिता है और सरकार की लापरवाही है पूरी तरीके से। कोविड काल में 4 महीने की फीस ही तो माफ करने की बात है। जो लोग कह रहे हैं कि लोन है वो उसको कैसे चुकाएगा, EMI कैसे जाएगी। हर स्कूल के पास अभिभावक फंड भी है जो करोड़ों रुपए का है, जिसको अभिभावक को ऑडिट करने का अधिकार है। अरे वो अभिभावक संघ का पैसा नहीं है। वो गिने चुने स्कूल है उत्तर प्रदेश में, जिनके पास है सबसे ज्यादा हठधर्मी वही बने हुए हैं। अरे भाई, आप वो गिने चुने छोटे बड़े सब हैं, उससे फीस दी जाए, उससे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन भी दिया जा सकता है। ठीक है, और ठीक है। अगर इसमें मामला कहीं पर फंस रहा है तो निश्चित रूप से सरकार को भी पहल करनी चाहिए, और सरकार पहल नहीं करना चाहती। सरकार आपस में संघर्ष को बढ़ावा देना चाहती है। कांग्रेस का मानना है, निश्चित रूप से मैं अमितपुरी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, ये 4 महीने, लेकिन एक बात मैं कह दूं, होनी चाहिए। ठीक, अरे रुको भाई, जो लोग सरकार चिल्लाते हैं वो लोग भी मत भ्रम का शिकार हैं। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, चाहे सपा की हो, सरकार अखिल ब्रह्मांड नायक भी नहीं होती, ये भी जान लीजिए।
इतनी गलतफहमी भी मत पालिए कि सरकार का मतलब जो लिख दिया वो पूरे प्रदेश में लागू हो गया। ऐसी गलतफहमी मत पालिए, किसी को नहीं पालनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दिखाई दे रहा हूं, एक उदाहरण, उससे सबको हिंदी में समझ में आ जाएगा, कतई कोई भ्रम नहीं रहेगा। सरकार ने जिलाधिकारियों से कहा शुरुआती दौर में 3 महीने पहले कि ऐसा ऐसा आदेश अपने जिले में लागू कराइए कि कोई मकान मालिक बिना किराया न दे पाने के कारण अपने किराएदार को निकालेगा नहीं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिया, टाइप ही तो करना था। उस आदेश पर समोसे खा लिए लोगों ने और कुछ नहीं, जलेबी। क्या? अरे दल्लूपुरा में, खोड़ा में 20 आदमी का परिवार केवल इसी बात पर जिंदा है कि उसके बाबा के पास 40 मीटर जमीन थी, उस पे उसने 25 कमरा बना दिया, 2000 रुपए के हिसाब से कमरा उठा दिया, उसी से उसकी रोटी चल रही। ये पहुंचे कलेक्टर, क्या वो भी पहुंच गए, बोले आप हमको दे दो रोटी। कलेक्टर ने कहा हम किसी को नहीं दे सकते, घर जाओ, जो करना हो करो, बस मेरा आदेश समझ लो, बस है ऐसे ही। इसलिए ज्यादा सरकार भी मत चिल्लाओ अटारी खड़े होकर सब लोग। सरकारें सब नहीं कर सकती। सरकारी कानून तो यह भी है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये तो कानून आईपीसी में दंड है, कानून नहीं दंड है, हो रहा है ना। इसलिए यह भी मत मानो कि परम प्रतापी अखिल ब्रह्मांड नायक सरकार होती है, ऐसा नहीं होता। व्यवहारिकता से ही कानून चलेगा, मान्य होगा जो व्यवहारिक होगा, जो अव्यवहारिक होगा वो नहीं मान्य होगा। अमित पुरी जी, क्या रास्ता निकलना चाहिए बीच का? जी, अमिताभ जी, मैं आपको इसलिए बधाई की शुरुआत कर रहा हूं जी कि 20 मई मुझे एग्जैक्ट याद है कि आपने ही R9 चैनल के ऊपर इसी इशू पे, और अतुल श्रीवास्तव जी भी उस दिन थे, और इस फीस वाले इशू को कोरोना क्राइसिस के दौरान टेकअप किया था, और उस दौर में एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी आया था, और उस जजमेंट की लाइट में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आपकी बर्थडे है, इसलिए आप पर्सनल बधाई के भी पात्र हैं, और वह आपको मेरी तरफ से भी है, सभी पैनलिस्ट के साथ जी। अब सीधे सीधे इशू पे आते हैं। अभिषेक जी ने बहुत रैशनल तरीके से, और मैं स्वागत इसलिए करूंगा कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी होते हुए भी एक बहुत एकेडमिक अंदाज में चीजों को रखा, और मैं व्यक्तिगत रूप से ऑन एयर उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी तजवीज को रखा। वो कहां तक पहुंचेगी एक अलग विषय जी। अब और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बीट स्टूडेंट, बीट पेरेंट्स, कॉलेज मैनेजमेंट, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सबके अपनी अभिव्यक्ति, असहमति, आंदोलन, यह सर्वाधिकार सुरक्षित है सबका, लेकिन इसको कैसे ऑन बोर्ड ला करके चीजें की जाएं, मैं भी उस दृष्टि से कुछ बातें सुझाना चाहता हूं। स्वीपर से लेकर प्रिंसिपल तक की सैलरी स्लैश डाउन हुई है, यह एक निर्विवादित सत्य है। गवर्नमेंट पेड सैलरी को छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में, और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स में ही नहीं अमिताभ जी, मैं व्यक्तिगत जानता हूं बड़े मीडिया हाउसेस के अंदर भी, सब जगह जो प्रिंट मीडिया के अंदर के लोग हैं और इलेक्ट्रॉनिक सब जगह भाई, उनके यहां भी, अरे वन लाइनर कहो, सब जगह 15,000 20,000 दे करके सब जगह किया जा रहा है, सब जगह। अब किया क्या जाए? देखिए, लाइब्रेरी, लैब, स्पोर्ट्स फील्ड, मेंटेनेंस, उसमें भी क्लीनिंग एंड स्वीपिंग वाला एरिया, ट्रांसपोर्टेशन जिसपे गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, इनके ऊपर अगर हम कहीं ना कहीं अगर रोक लगा दें इस कोविड पीरियड के अंदर, तो मैं समझता हूं एक मेजर सेक्शन फीस का नीचे आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड कोई यूज नहीं कर रहा, लाइब्रेरी नहीं कर रहा, लैब नहीं कर रहा, मेंटेनेंस के लिए जब कॉलेज में जा ही नहीं रहा है, तो बहुत प्रिंसिपल और ऑफिस का एरिया भले ही खुल रहा होगा, क्लासरूम्स नहीं खुल रहे, उनके टॉयलेट्स नहीं खुल रहे, उनके वॉश एरिया नहीं खुल रहे। तो अब एक जुडिशियस बैलेंस स्ट्राइक करके, अगर हम एक सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूं, सरकार इसमें वाइड ओपन है, और वो चाहती भी है कि
सब लोगों को, सारे पक्षों को हम ऑन बोर्ड लेकर के कोई एक रास्ता निकाले। मैं आपके जितने सुझाव हैं, इंक्लूडिंग अभिषेक जी का, मैं दोबारा इसको दोहरा के कह रहा हूं, हम उनके साथ हैं। ठीक बात, ठीक। मुझे लगता था जावेद जी लोकदल से कांग्रेस में आने के बाद कुछ सेंसिबल बात करेंगे जी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है। अमित भाई एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है, मुझे आदेश हो रहा है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और भी समस्या है, इसकी ओर भी ध्यान खींचूंगा। गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ और कानपुर ही केवल उत्तर प्रदेश नहीं है। बस्ती, बलिया, बहराइच, कुशीनगर, पडरौना, झांसी, महोबा, तालबेहट, बांदा, बेवर, मैनपुरी, एटा, यहां भी निजी स्कूल हैं। उनके पास क्या कितने संसाधन हैं, यह भी इसमें एक बार ध्यान देना होगा। हर स्कूल एमईटी नहीं है, एपीजे नहीं है, सिटी मॉन्टेसरी नहीं है, सही, यह भी ध्यान देना होगा। फीस की फांस पर बात हो रही है, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। सर, आपके पास सीधे आ रहे हैं। इस बहस में बहुत सारी बातें आई। राजेश पंडित जी, एक एक टिप्पणी सब मित्रों से लूंगा। आपकी क्या मांगे थी उनको छोड़ दीजिए। इस बहस से जितनी बातें निकलकर सतह पर आई, उनसे कोई बात ऐसी समझ में आपको आई कि हाँ इस पर सहमति बन सकती है? अगर आई हो तो वो बताइए, वही अतुल जी से पूछूंगा। बाकी तो बातें सब हो ही गई 40 मिनट में। अमिताभ जी, बात सिर्फ कोरोना काल की नहीं है, पैंडेमिक की नहीं है। अभी मेरा सवाल, मेरी बहस फोकस होती है उतने पे जवाब दीजिए। आपकी बात पे नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। मुझे मात्र 15 सेकंड दीजिए जी, ठीक है। आपकी बात पर जैसे आपने बहस शुरू की और आपने महापंचायत में कहना शुरू किया, उसी से पूर्ण सहमति है हम अभिभावकों की। आखिर स्कूल में और अभिभावक के बीच में कौन करे मध्यस्थता? ठीक है। कौन लेके आए बात को? आप रखिए इस बात को, हम लोग बिल्कुल तैयार। ठीक, धन्यवाद। नंदिनी जी, मुझे लगता है एक होलिस्टिक पिक्चर सामने आई है, एक कलेक्टिव पिक्चर सामने आई है पहली बार। बाकी तो यही चल रहा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। स्कूल वाले अलग नारा लगा रहे, अभिभावक अलग और मास्टर अलग, और चूर चूर कोई नहीं हो रहा और सब व्यवस्था गड्ढमड्ढ हो रही। कोई बात समझ में आई आपको जहां सहमति बन सकती हो? अगर आई हो तो बताइए कौन सी बात आपको समझ आई? जी, जैसा आपने देखिए, मेरा मानना ये है कि जो पेरेंट्स हैं जो फीस पे कर सकते हैं, जो एक हाई इनकम ग्रुप से आते हैं, उनको फीस पे कर देना चाहिए। हमने कोरोना काल में बहुत ही मानवीय चेहरा देखा कई लोगों का। जैसे हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते थे जिनकी हमने खुद मदद की। ऐसे कई लोग थे जैसे उनके घर में जो काम वाली हैं उनकी मदद की, रिक्शे वाले हो गए उनकी मदद की। तो आज केवल इसी विषय पर बता, वो अलग तो मैं यही कह रही हूँ कि उसी तरह से जो भी फीस पे कर सकता है, जो भी पेरेंट फीस पे कर सकता है, वो फीस जरूर पे करे। लेकिन स्कूल को साथ ही साथ ये इंश्योर करना होगा कि जो पेरेंट्स फीस पे नहीं कर सकते उसको कुछ वेवर ऑफ दे दिया जाए। और साथ ही साथ एक तरह की मध्यस्थता हो, आपके द्वारा अगर मध्यस्थता हो तो ये बहुत ही बेहतर होगा। धन्यवाद। पक्षों की बात जो है वो रखी जाएगी। ठीक है नंदिनी, रुकना होगा, समय कम है। मुझे याद है एक बार कोई भी पेरेंट अपना फीस पे कर रहा है तो अपने एम्प्लॉइज को वो पूरा सैलरी पे करे। ठीक है, नहीं पूरा तो अभी नहीं हो सकता। फिर अव्यवहारिक बातें मत करो मेरे मंच पर। उसके लिए धरना प्रदर्शन का मंच है, वहां चाहे जो बोलो। यहां नहीं, पूरी तनख्वाह को कैसे दे सकता है? संभव नहीं। लेकिन सबका चूल्हा जलता रहे, मैं इसके लिए बहस करने आया हूं। बाकी किसी चीज में मेरी रुचि नहीं। एक बार उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी संघ और अखिलेश जी की सरकार थी, अभिषेक जी की, तनातनी हो गई, बड़ा बवाल मच गया, हड़ताल हो गई। मैंने कुछ बातें राज्य कर्मचारी संघ से कही, तब किसी दूसरे मंच पर बोलता था। कुछ बातें अखिलेश जी से कही। मैंने कहा भाई मैं बीच में पड़ जाता हूं, मैं लेता हूं गारंटी, चलो कहीं रास्ता तो निकालो। कर्मचारियों को यह मानना होगा कि यह निर्वाचित सरकार है, निर्वाचित सरकार को यह मानना होगा कि आप कर्मचारी दूसरे नहीं ला सकते, इन्हीं को मनाओ।
और 24 घंटे में रास्ता निकल गया। निकालने की इच्छा हो तो निकल जाता है, छोटे मोटे अहम छोड़ने पड़ते। अतुल श्रीवास्तव, इतनी लंबी जिरह हो गई, तमाम बातें आई सामने, आप लोगों की समझ में कोई बात आई? जो मैंने अभिभावकों से पूछा वही आपसे पूछता हूं। हम लोगों के सुझाव कुछ आपको समझ में आए जिन पर आप अपनी एसोसिएशन में बात कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं हां तो मुझे बताइए, तो फिर मैं अभिभावकों से बात करूं और सबसे अंत में सरकार से कहूं भाई 10 मिनट का समय निकालो और इसको स्टैम्प करा दो अपनी उपस्थिति। जी ममता जी, आज का जो बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, ये बीच के रास्ते की बात आ रही, बहुत जरूरी है। बहुत से बड़े बड़े युद्ध पिछले समझौते से सेटल हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है ना, तो आज जैसे लोग अगर मध्यस्थता करें तो स्कूल वाले भी डिबेट देने को तैयार है, कोऑपरेट करने को तैयार है, तो उनकी भी मजबूरी है। और पेरेंट्स को एसएससी में सपोर्ट स्कूल वाले कर रहे हैं और करना चाहिए भी। हम लोग स्टेशन वाले उनको फोर्स करेंगे, जो एक्चुअल नीडी लोग हैं उनका फुल सपोर्ट करेंगे। अगर कोई मध्यस्थता होकर प्लेटफॉर्म पे अगर आप करें, सरकार घर बैठ के बातचीत को रास्ता निकल आए, तो इसका हल आराम से निकल सकता है, जो सभी के बेनिफिट में होगा। टीचर्स को ध्यान में रखते हुए, पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए और स्कूल को भी, एजुकेशन को भी ध्यान में रखते हुए इसका रास्ता निकल सकता है। बातचीत के जरिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक बाबू, मुझे लगता है कि हम लोगों की 44 मिनट की मेहनत सही दिशा में जा रही है। कम से कम 2 बड़े स्टेक होल्डर इस बात पर सहमत हैं कि हां, एक बीच का रास्ता निकलना अब मुश्किल नहीं है। यह भी छोटी बात नहीं है, रोशनदान तो खुला। अभिषेक जी। जी अमिताभ जी, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आज चर्चा हुई और डिबेट और डिस्कशन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मुझे याद आ रहा है जो आपने उस दिन हम लोग वाराणसी के वाइस चांसलर वाली कर रहे थे, बहुत बड़ी सक्सेसफुल डिबेट रही थी क्योंकि तुरंत कार्रवाई हो गई तुरंत। और मुझे लगता है इसमें भी एक रास्ता निकला है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी इस रास्ते पे। हमेशा इस बात पे जब आप व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक एडिशनल स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। आज दोनों लोग मंच पे आ गए। मुझे लगता है अगर ये रास्ता निकल जाता है कि एक 30%, 40%, 50% जो भी फॉर्मूला बन जाता है, तो एक लोगों को भी सुविधा मिलेगी और शायद आपके मंच की एक बड़ी चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अहमद, रास्ता निकलता दिख रहा है? सरकार को छोड़ के हम लोगों को कुछ पहल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए? नहीं देखिए, नहीं निश्चित रूप से आपने जो प्रयास किया उसके लिए बधाई, लेकिन इसके लिए बड़ा व्यवहारिक धरातल तलाशना होगा स्कूल एसोसिएशंस को भी और पेरेंट्स को भी। और निश्चित रूप से स्कूल एसोसिएशन को इस बात की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये कोविड काल का जो लॉकडाउन था 3 महीने का, ये बहुत खतरनाक था मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए। इसके लिए जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, अब अवसर के विशेष सिद्धांत की, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार को निश्चित रूप से अपना व्यवहारिक कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए, अपनी सत्ता धर्म का भी पालन करना चाहिए कि किसी का भी अहित न होने पाए, हित हो। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, चाहे स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन हो, अभिभावक हो, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हो, कोई भी हो, इन सब का किसी का भी बाबू अब रुकना होगा, स्कूल की फीस ठीक है, अब रुकना होगा। अरे रुको भाई, होनी चाहिए, ये कांग्रेस का इनकी आवाज रोको। अभी सरकार को ये कोई कानूनी अधिकार नहीं हासिल कि मैंने होटल खोला और वो ये तय कर दे कलेक्टर गाजियाबाद का कि यहां डोसा इतने में बेचोगे, उसको अधिकार नहीं हासिल। पहले तो हिंदी में सब लोग समझ लो, होटल मैंने खोला है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और कलेक्टर का आदेश कूड़े में फेंक दूंगा। जान रहे ना, सच्चाई जानिए, पहले कानून को समझिए, उसको पढ़िए महाराज। सरकार का झंडा लिए हम सब लोग घूमते। अरे सरकार सरकारी भोजनालय खोलेगी, उसमें रेट तय कर सकती है। 5 तारा होटल में 125 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है, सरकार क्या दखल दे सकती है? पीवीआर सिनेमा में चले जाइए, वो मक्के का फूला एक पैकेट 300 रुपए का मिल रहा है, जिसकी लागत है 3 रुपया। किसी राज्य की सरकार उसमें हस्तक्षेप कर पाई? अदालत में भी गया था मामला, अदालत ने कहा ना। इसलिए समझो, सरकार के नाम की कंठी माला भी ज्यादा जपना ठीक नहीं होता। सरकार है, उसके पास कुछ अधिक शक्तियां हैं, कुछ काम करती है, अच्छी बात है।
लेकिन पूरा देश समाज से सरकार से चल जाए ऐसा नहीं होता। अमित पुरी जी, कोई रास्ता निकलता दिख रहा है क्या? अरे रुको भाई, कम से कम व्यवहारिक ठीक है। रूप से अमित पुरी जी, करने का काम करे। कोई रास्ता निकलता दिख रहा है क्या? आप निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी फिंगर्स को पॉइंट आउट कर रहे थे जी। लेकिन आपकी इस बहस के अंदर जो बॉटम लाइन ड्रॉ होकर के आई है वो ये आई है कि ये सब एक साथ एक पंजे के रूप में, एक हाथ के रूप में कंसेंसस व्यू जो इवॉल्व हुआ है, मुझे लगता है कि यह आपकी बर्थडे के ऊपर एक बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट होगा अगर इस पूरी डायरेक्शन में चीजें आगे चले। और सरकार इसमें निश्चित रूप से हेल्पिंग हैंड के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में इन सारी चीजों को ऑन बोर्ड लाने के लिए तैयार है। ये मैं आपके चैनल पे ऑन एयर कह सकता हूं। एक बस टिप्पणी, एक पंक्ति की और कर दूं। हालांकि आपने उसको इंगित भी किया, सरकार वाला विषय धर्म और नैतिकता के, लेकिन ये जब सरकार ने निर्णय लिया कि फीस को 3 महीने आगे डिफर कर दिया जाए, किस्तों में कर दिया जाए, तो एक बड़े विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल गए थे सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी करने के लिए। जी, तो चलिए अमित पुरी जी, थोड़ा वक्त इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। उससे कटता जी, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास जा रहे हैं, प्लीज सर। एक बात मैं फिर कहूं ताकि भ्रम दूर हो जाए, अतुल जी का भ्रम दूर हो जाए, जावेद भाई का दूर हो जाए, पंडित जी का दूर हो जाए, हमारी बहन है नंदिनी, इसका भ्रम दूर हो, सबका भ्रम दूर हो। लखनऊ में ताज होटल है, उस इलाके का सर्किल रेट जो पर मीटर होगा, एलडीए ने तय किया होगा, वो अलहदा है, उसके कमरे का किराया अलहदा है। कल को कोई ये याचिका लेके चला जाए कि भाई ताज होटल में हमको 10 बाई 10 के रूम में रखा गया, एलडीए के मुताबिक इसका सर्किल रेट इतना बनता है और ये किराया इतना कैसे ले रहे, ये तर्क नहीं चलेगा। 5 मिनट में अर्जी खारिज हो जाएगी। इसलिए उतनी ही बात करो जितनी ठीक हो। अभिषेक बाबू जानते हैं, दिल्ली में खान मार्केट में, जोरबाग में आलू 80 रुपये ही मिलेगा, टमाटर 200 रुपये ही मिलेगा। मत खरीदो वहां से ना, आजादपुर मंडी से लो, 20 रुपया किलो है। ये कोई अदालत तय नहीं कर सकती, कोई प्रशासक तय नहीं कर सकता कि जोरबाग में 20 रुपया किलो मिले ना। इतना व्यवहारिक समझ तो रखो भाई, झंडा लिए हो, ये बात ठीक नहीं। जी, एक सहमति बनी है और मैं इस कोशिश पर इस मंच के अलावा आप सक्रिय होऊंगा, बात करूंगा सारे स्टेक होल्डर्स से। लेकिन मैं फिर उस पुरानी बात पर आता हूं, 4 लोगों के एक एक पांव एक रस्सी में बंधे और सब समुद्र में है। अगर कोई ये सोचता है कि 3 डूब जाएंगे और मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। शिक्षा में 4 स्टेक होल्डर्स एक साथ एक एक पांव सबका बंधा है। डूबोगे तो सब डूबोगे, उभरोगे तो सब उभरोगे। इसलिए एक समाधान चाहिए, सबको डूबने नहीं दिया जा सकता, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था ही डूब जाएगी बच्चों की। और एक बुनियादी बात, हम लोग किन लोगों को जानते हैं और धरना प्रदर्शन किसके लिए, और इस बात के लिए हमारे अमित पुरी जी और अभिषेक दोनों सहमत होंगे मेरी बात से। मैं उत्तर प्रदेश में इस चलने वाले 20 ब्रांडेड स्कूल की अगर बात करूं, सच्ची, हो सकता है मेरी बात किसी को कड़वी, लेकिन सच्ची बात तो बाबू ये है, अगर दिल पे हाथ रख के पूछोगे, वहां जो बच्चा पढ़ा रहा है, कोरोना ने उसकी कमर नहीं तोड़ी, बटुआ हल्का किया है। सच्ची बात ये, कमर नहीं तोड़ पाया कोरोना उनकी। मेरी बात कड़वी लगेगी, है ना। जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर वो एक अलग इशू हो जाता है, ब्रांडिंग क्यों करी, क्या उनका विज्ञापन हो जाता है। लेकिन ये सच्चाई है। नोएडा में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया साल की फीस सहर्ष दी जा रही है और एडमिशन के लिए मारामारी है। सब ब्रीफ केस लेके खड़े, बोले भैया हमारा ले लो, क्या। लेकिन वो स्कूल उत्तर प्रदेश भर का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो लवली पब्लिक स्कूल है फर्रुखाबाद में, या विक्टर पब्लिक स्कूल है गोरखपुर में, वो कैसे चलेगा?
ये मक्खन मलाई क्रीमी लेयर वाले स्कूल कितने उत्तर प्रदेश भर में, इनकी सारी ब्रांचें जोड़ लीजिए तो 200 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं होंगी उत्तर प्रदेश भर में, जोड़ लीजिए 200-300। छोटे शहरों में तो जाते ही नहीं, जानते हैं वहां पेइंग कैपेसिटी नहीं। बिल्कुल। अरे बेवर में, मैनपुरी में ताज क्यों खोलेगा होटल? वो जानता नहीं वहां पैसा नहीं आदमी के पास। वहां तो मुन्ना भाई का होटल ही चलेगा जहां 20 रुपए में हाफ दाल फ्राई है और 4 रोटी है। बिल्कुल सही बात। ताज खोल के क्या करेगा? आपने कभी सुना कि बहुत छोटे जगह पर लखनऊ नोएडा के जो जगमगाते हुए स्कूल थे, जिनमें मतलब वॉशरूम तक वातानुकूलित है, बसें वातानुकूलित हैं, घुड़सवारी भी सिखाई जा रही है और सब सिखाया जा रहा है, तरणताल भी है, पूरा तामझाम है। हम लोग तो खैर उन स्कूलों में पढ़ के आ गए जहां टाट पट्टी खुद लेके जाना पड़ती थी अपना बिछावन। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं, सब लोग धरने में शामिल हो गए तो भी मैं उसके साथ नहीं खड़ा होऊंगा। मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि 10,000 रुपया महीना की फीस देने वाले लोग कोरोना काल में इतने दरिद्र हो गए ना। बटुआ हल्का हुआ है, डिफर हो जाए फीस, किस इंस्टॉलमेंट्स में हो जाए। बिजली का बिल भी इंस्टॉलमेंट्स में होता है ना, वहां तक मैं सहमत हूं। मेरी चिंता है लवली स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा था उसके पिताजी को 500 रुपया भी महीने में अब देना मुश्किल है, और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वालों का 80% वही लोग हैं, वही स्कूल है और वही अभिभावक हैं। उन पर कोई बहस नहीं कर रहा, कोई चिंता नहीं कर रहा। सारा कोहराम इन्हीं 50 स्कूलों पर मचा हुआ है, धरना भी इन्हीं के स्कूल के सामने हो रहा। मैं समझ नहीं पा रहा लवली स्कूल के सामने धरना कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक और दूसरी बात, हमें अध्यापकों के बारे में सोचना होगा, कर्मचारियों के बारे में सोचना होगा। लाखों की संख्या है, लाखों परिवारों की संख्या है, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। हो सकता है मेरा कोई भाई अध्यापक हो, मेरी कोई बेटी अध्यापक हो, मेरी कोई बहन अध्यापक हो, वो बेरोजगार होकर घर बैठ जाए, अच्छा लगेगा? नहीं ना। बच्चे भी पढ़ें, अध्यापक का घर में भी चूल्हा जले, स्कूल भी चले, अभिभावक भी कर्ज न ले बच्चे को पढ़ाने के लिए। इसके लिए एक रास्ता ढूंढने आए, लड़ने के लिए नहीं। लड़ने के लिए तो जनेश्वर मिश्रा पार्क है, सुबह वहां जाइए, लड़िए आपस में। ये मंच लड़ने के लिए नहीं बनाया। मैं निवेदन करूंगा स्कूल एसोसिएशन से, इस पर कुछ चिंतन करिए, मनन करिए, एक बेसिक ड्राफ्ट आप तैयार करिए अतुल जी। फिर उस ड्राफ्ट को हम लोग एक बार देखें, और फिर मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ साथियों को साथ लेकर अभिभावक संघ जितने हैं उत्तर प्रदेश में अधिकांश से बात करने की कोशिश करूंगा और उनकी रजामंदी हासिल करूंगा। लेकिन आप भी इतना ओपन रहिए कि अगर अभिभावकों की ओर से मेजॉरिटी कोई बात आती है निकलकर तो उसको एकोमोडेट करें जी, और एक रास्ता निकालिए ताकि ये झंझट खत्म हो। स्कूल आज नहीं खुल रहा, खुलेगा ना, बिल्कुल अनंत काल तक तो नहीं चलेगा। मान लीजिए वो सिचुएशन दिसंबर तक नहीं खुला, नए वर्ष में तो खोलना होगा ना स्कूल, कोई परिस्थिति बने स्कूल तो खुलेगा। तो हम लोग तब तक एक सद्भावपूर्ण विकल्प तैयार रखें, एक रास्ता तैयार रखें जिसमें न जिंदाबाद हो किसी की, न मुर्दाबाद हो, न किसी की जय, न किसी की पराजय। और सरकारों के मोह से दूर रहिए, कलेक्टरों के मोह से दूर रहिए, डीआईओएस के मोह से दूर रहिए। कागज में तो ये लिखा है अमित पुरी जी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीआईएस, जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स ऑफिसर डीआईएस जो है या बीएसए जो है, वो 5वीं तक की शिक्षा का मालिक है जिले में। क्या जी, ये जो 5 तारा स्कूल है ना, बीएसए 3 दिन गेट पर खड़ा रहे, गेट नहीं खुलवा सकता है ना। क्या करेंगे कानून का? क्या डीआईएस की चिट्ठी से एपीजी में दाखिला करा दो, रेयान में, मैं जान मान लूंगा। इसलिए ये गलत फहमी भी दिमाग से निकाल दीजिए, उनसे कुछ नहीं होना। यहां नोएडा में एक स्कूल है,
उसकी बहुत मतलब प्राइमरी से लेके और उच्चतर शिक्षा तक का व्यवस्था है उसके पास। उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश 3 एडमिशन, डीजीपी उत्तर प्रदेश 2 एडमिशन, सांसद विधायक 1-1 एडमिशन। इसके बाद किसी की सुनवाई नहीं। पता है आपको? और आप कह रहे हो हम कलेक्टर से मिले आए। कलेक्टर गरीब क्या करेगा? क्या करेगा? वह मंत्री का कोटा तय है, उससे ज्यादा वो भी सिफारिश नहीं कर सकते। और ये सच्ची बात बता रहा हूं जी। व्यवहारिक बनिए, अपना रास्ता खुद निकालिए, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द एक टेबल पर सारे लोग बैठे और जो जिस बीच के रास्ते की बात हुई डिबेट के दौरान वो रास्ता निकले। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।